Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy. मैं पिंटू सर इंग्लिश फैकल्टी आप सभी बच्चों का सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे बच्चों अभी आपने पिछले लेक्चर्स में स्टोरी का पार्ट पढ़ा और ग्रामर का पार्ट भी पढ़ा, लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि कल जो आपका था 29 जुलाई 29 जुलाई, कल के दिन में आप लोग का जो लेक्चर है बुक का या फिर ग्रामर का नहीं हो पाया ड्यू टू सम ऑफ रीजन जस्ट लाइक ए टेक्निकल प्रॉब्लम ऑफ द कंप्यूटर। तो कल के क्लास के लिए खेद है और आज से फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग और अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे बच्चों कल जिन बच्चों ने क्लास नहीं कर पाया उसमें कुछ को मैसेज में तो कर दिया था, लेकिन अगर जिनको मैसेज नहीं मिला होगा वो अपने फ्रेंड से सर्कल से पता कर लिए होंगे कि किसी कारणवश कल का क्लास नहीं होना था और आज फिर से आपका क्लास उसी शेड्यूल पर दोनों क्लास शुरू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब में एक लास्ट टॉपिक, ओके, मॉडल वर्ब का लास्ट टॉपिक बच रहा है जिसको बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। क्योंकि मॉडल वर्ब जो चैप्टर है उस चैप्टर में अब तक का आपको लेक्सिकल वर्ब, मॉडल वर्ब, इन सभी का यूज, स्ट्रक्चर, शॉर्ट रूल, ट्रिक्स विथ एग्जाम्पल आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। एंड आई होप दैट कि कल आप लोग का छुट्टी था तो घर पे आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस भी किए होंगे या किसी वीडियो को आप दोबारा देख करके उसे फिर से कवर किए होंगे। मुख्य रूप से आप वॉइस को कर रहे होंगे क्योंकि वॉइस को आपको टेस्ट भी लेने वाला हूँ, तो जल्द ही लेने वाला हूँ। तो इस तरह से आपका क्या हो गया कि मॉडल वर्ब जो चैप्टर है वो अब समाप्ति की ओर आ चला। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा आपको मार्जिनल वर्ब, जो कि इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर भी आज फिनिश होने वाला है। तो आज के इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, कंटेंट में क्या क्या जानकारी है, तो चलिए जरा मैं इसको आप एक शॉर्ट मेथड से, एक शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको जरा बता दूं कि आज के इस कंटेंट में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मॉडल वर्ब का लेक्चर नंबर 9, ओके, मॉडल वर्ब का लेक्चर नंबर 9 जो कि लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो आज के इस चैप्टर में इस टॉपिक में क्या पढ़ना है जो जरा मैं आपको हिंट कर दूं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर नंबर 1, आज के इस लेक्चर में आपको पढ़ना है मार्जिनल, MARGINAL, मार्जिनल ऑक्सिलरी और क्या कहते हैं इसको, वर्ब, यानी शॉर्ट में हम मार्जिनल वर्ब भी कह सकते हैं। या पूरा नाम क्या हो गया जी, पूरा नाम हो गया मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। ये है आज का टॉपिक। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा कि मार्जिनल में कितना पॉइंट पढ़ना है, ये आपको अच्छी तरह से याद होगा क्योंकि मैं मॉडल वर्ब के चैप्टर के बेसिक क्लास में, ओके, मॉडल वर्ब के लेक्चर 1 और 2, लेक्चर 1 और 2 में आपको क्लियरली समझा दिया गया था कि कौन सा पार्ट का क्या नाम है, कौन सा पार्ट किसका मुख्य ब्रांच है और कौन से पार्ट से कौन सा ब्रांच का निर्माण हुआ है। तो ये है आज का कंटेंट मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें आपको मुख्य रूप से तीन चीज कौन कौन पढ़ना है जो मैं आपको A, B और C करके यहाँ पर शो कर देता हूँ जी, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे। तो पहला जो आपको आज पढ़ना है, पहला पढ़ना है यूज्ड टू, दूसरा पढ़ना है आपको नीड और तीसरा एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर का भी लास्ट है, जिसे बोलते हैं डेयर। तो ABC जो दिया गया आपका स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं कि नंबर A में यूज्ड टू, नंबर B में नीड और नंबर C में डेयर, ऑल 3 आर नोन एज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो चलिए बच्चों यहाँ से आज का क्लास शुरू किया जाता है कि कौन कौन से प्रयोग में यूज टू, नीड और डेयर का किया जा सकता है और किस कंडीशन में किया जाता है। तो चलिए आज के इस लेक्चर के साथ, आज के इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको और सभी टॉपिक्स की तरह इस टॉपिक में भी कुछ खास नियम, कुछ खास ट्रिक्स और ट्रांसलेशन बनाने के लिए मौका मिल सके। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं अपना मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। आपका हेडिंग तो शुरू हो गया कि यूज ऑफ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब।
तो मार्जिनल में नंबर 1 क्या पढ़ना है जी, यूज टू। चलिए मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ आपको बैक पेज पे, ध्यान देंगे। यहाँ पर देखें आपका मेन हेडिंग क्या हो गया, आपका मेन हेडिंग हो गया मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसका डेफिनेशन एग्जाम्पल ये मैं आपको लेक्चर 1 और 2 में पढ़ा चुका हूँ क्लियरली। आज पढ़ना है मार्जिनल का पहला प्रयोग, जिसको बोलते हैं कि यूज ऑफ यूज्ड टू, यूएसईडी, यूज्ड टू। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर आगे। यहां देखिए आपका हेडिंग क्या हो गया जी, यूज ऑफ यूज टू। चलिए मैं उससे पहले थोड़ा पेन का जो कलर है मैं चेंज कर लेता हूं, क्योंकि वाइट पे आपको येलो थोड़ा दिखने में दिक्कत होता है। तो चलिए मैं फिर से ले लेता हूं आपको लाइट रेड। लाइट रेड आपका हो गया। हाँ यहाँ देखें हेडिंग क्या हो गया जी, यूज ऑफ यूज टू। तो बच्चों आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद आ रहा होगा कि जब आपको पिछला टॉपिक पढ़ाया गया था वुड, ओके, जब लेक्चर 7 में पढ़ाया गया था आपको वुड, तो वुड में आपको हिंदी बताया गया था कि या करता था, लेकिन आगे में क्या रहेगा, वर्ब, यानी क्रिया के साथ आपको या करता था बताया गया। जैसे मान लिया करते हैं ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था। उसी में आपको थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने कि जहां जहां पर आप लगाते हैं वुड, किस लिए, पास्ट हैबिट के लिए, तो चाहे तो हम यूज का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर पढ़ते हैं वही चीज, यूज ऑफ यूज्ड टू। लेकिन वो यूज टू है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो जरा इसकी जानकारी पहले ले लिया जाए। जैसे आपको पढ़ाया गया कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड, बिल का वुड, उसी तरह से चलिए आप यहाँ पर पहले ऊपर देख लें, जहाँ पर मैं रेड कलर के बॉक्स में आपको बंद करके बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान देंगे। अगर हम बात करते हैं यूज का, तो ये आपका क्या होगा जी, ये आपका हो गया V1, और इसी को अगर हम चेंज करते हैं इस तरह से यूज्ड, तो ये किस रूप में आपका आ गया V2। जैसे होता ना गो का बेंट, प्ले का प्लेड, ईट का एट, राइट का रोट, उसी तरह से यूज का क्या हो गया यूज्ड। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से कैन का पास्ट होता है कुड, उसी तरह से यूज का पास्ट क्या होता है यूज्ड। यहां देखें रूल नंबर फर्स्ट की ओर। रूल फर्स्ट कहता है कि यूज टू, ठीक है, यूज टू इज द पास्ट टेंस फॉर्म। यहां मैंने साफ शब्दों में आपको लिख दिया कि यूज टू किसका है जी, पास्ट टेंस फॉर्म है। तो किसका है, यहां देखिए आगे, ऑफ वर्ब यूज, यानी यूज का पास्ट टेंस कौन होता है आपका यूज्ड। साथ में क्या लगा दिया गया आपको टू। तो जाहिर सी बात है टू लगा है, तो आपके मन में तुरंत विचार आ गया होगा कि टू के बाद सर पढ़ा चुके हैं कि टू के बाद क्या होता है हमेशा V1। इट मीन्स इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर। तो इसको बोल सकते हैं कि यूज प्लस टू प्लस V1, या कहिए यूज प्लस इन्फिनिटिव, आपका बात एक ही है। हाँ, तो क्या हो गया कि यूज टू इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज। यूज्ड जो है यूज, ओके, यूज्ड जो है यूज का पास्ट फॉर्म होता है। जैसा कि आपको ऊपर में मैंने रेड कलर से समझा दिया कि यूज हो गया V1, तो यूज्ड हो गया V2। आगे पढ़ें। इट इज रिटन इन द अफर्मेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म। यूज टू का प्रयोग 3 अलग अलग सेंटेंस में किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसा कि टेंस में आपको पढ़ाया गया था कि किसी सेंटेंस का 3 फॉर्म होता है मुख्य रूप से, ऐसे मैंने टेंस में आपको पढ़ाया टोटल 6 फॉर्म, लेकिन मुख्य रूप से कितना हो गया आपका 3, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये तीनों फॉर्म में हम चाहें तो यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जरा एग्जाम्पल देखा जाए। यहां देखें नंबर 1 में कह रहा है ही यूज्ड टू, क्या आ गया यूज्ड टू, साथ में जी वर्क। तो मैं पहले बता दिया कि ये जो सेंटेंस हो गया वो किसका हो गया अफर्मेटिव फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इसमें जो दिया गया सहायक क्रिया यूज्ड है वो सब्जेक्ट के बाद है और ना ही नॉट है। नंबर 2 देखें, नंबर 2 में ही यूज्ड नॉट टू वॉक, ठीक है, कह रहा वह नहीं टहला करता था। तो जैसे ही नॉट लगा सेंटेंस में तो किस पैटर्न में आ गया जी, ये आपका आ गया नेगेटिव फॉर्म में, तो यहां मैंने शो कर दिया नेगेटिव। और लास्ट में आ जाइए यूज्ड, आगे कर दिया गया प्लस ही, यानी यूज्ड ही टू वॉक, यानी क्या वह टहला करता था,
और लास्ट में क्या देख रहे हैं, जिसे मैं डी पीरियड से दर्शा रहा हूं, जिसको हो गया आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्न सूचक चिन्ह। ये किस रूप में आ गया, इंट्रोगेटिव। तो यहां पर देख रहे हैं कि टेंस के नियम के जैसा यहां पर भी आपको अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाया गया, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं पढ़ाता हूं ही गोज, तो जब बनाते हैं आप इसका नेगेटिव तो लगता है क्या जी, डज। इंट्रोगेटिव में डज को बाहर करना पड़ता है, यानी सब्जेक्ट के पहले करना पड़ता है। लेकिन यहां आप क्या देख रहे होंगे कि डायरेक्टली यूज्ड को ही नेगेटिव ग्रुप में बनाया गया, यूज्ड प्लस नॉट, और इंट्रोगेटिव में क्या कर दिया जी, यूज्ड को कर दिया गया बाहर। तो ऐसा क्यों आया, क्यों हुआ, ये आपको आज के लेक्चर में खास रूप से पढ़ना होता है। आ रहा समझ ना। चलिए मैं आपको समझा देता हूं लिख करके, एक बार आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे ध्यान दें, अगर हम टेंस की बात करते हैं, ओके, मॉडल को छोड़ दीजिए, आप टेंस के ऊपर आइए। तो टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लेते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेते हैं, मान लिया जाए कि ही गोज, बह जाता है, बिल्कुल सही सेंटेंस है अफर्मेटिव फॉर्म का। अब अकॉर्डिंग टू टेंस आप इसे बनाइएगा नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या होगा, ही, तो क्या गोज नॉट लगा के लिखेंगे, गोज नॉट कभी होता ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू टेंस हमें निकालना पड़ता है सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया कैसे को, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ऑक्सिलरी वर्ब का, ये बातें मैं आपको टेंस, टाइम एंड टेंस और वॉइस 3 बार बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि ये डज जो गोज है कौन सा फॉर्म है जी, V5। तो V5 के लिए सहायक क्रिया क्या निकलता है, डज, प्लस क्या कर देंगे, नॉट, और लास्ट में क्या लग जाएगा, गो। दिस इज द नेगेटिव फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस एंड टाइम एंड टेंस। नंबर 3 आइए, तो क्या करना होगा कि इसे आगे कर देंगे, इसे पीछे कर देंगे। इट मीन्स कि अब क्या हो जाएगा, यह होगा पहले डज, उसके बाद ही, उसके बाद गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्या पैटर्न हो गया आपका टेंस का। लेकिन यहां देखिए कि यहां पर यूज्ड के बाद नंबर 2 देखिए एग्जांपल मॉडल का नंबर 2 जिसे मैं डीप रेड कर रहा हूं, यहां यूज्ड के बाद नॉट आ गया, और इसी यूज्ड को फिर आगे कर दिया गया और ही को अंदर कर दिया गया। आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो देखिए टेंस का एग्जांपल नंबर 3 और मॉडल का एग्जांपल नंबर 3, तो आपको अंतर क्या आ रहा है, अंतर यही आ रहा है कि यूज्ड में यानी मॉडल में यूज्ड का ही मेन प्रयोग किया गया, मेन वर्ब में भी और ऑक्सिलरी वर्ब में भी, जबकि टेंस में डज का प्रयोग किया गया। तो ये अंतर क्यों आया, कैसे आया, इसी बात को हमको आज के इस लेक्चर में सीखना है। तो चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में आ जाइए, करा यूज टू इज एक्सप्रेस्ड एज पास्ट हैबिट। आगे ना आपका पास्ट हैबिट यानी पुरानी आदत, वैसा आदत जो पहले होता था अब खत्म हो चुका है। एंड पास्ट सिचुएशन, हम पास्ट हैबिट को पास्ट सिचुएशन के नाम से भी बुला सकते हैं या जान सकते हैं। तो आपको हम पहले पढ़ा चुके थे कि इस तरह के सेंटेंस में हम यूज टू के अलावे वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो इस पैटर्न में आपका जो दिया गया स्ट्रक्चर यहां पर है कि पहले सब्जेक्ट, फिर क्या जी, यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हम चाहें तो यूज टू के बदले यहां पर वुड का प्रयोग भी बखूबी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। और समझे, ये आपका हो गया किसका प्रयोग, यूज टू का रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में यूज टू लगाएं या वुड लगाएं, आपको दोनों सही रहेगा। कब, जब पास्ट हैबिट या पास्ट सिचुएशन को दर्शाना रहेगा तब। तो कैसे, जरा एग्जांपल देखा जाए। यहां एग्जांपल देख लें। एग्जांपल नंबर 1, करा कोमल यूज टू टेक एक्सरसाइज। कोमल व्यायाम किया करती थी, ना कि करती है। दिस इज द पास्ट हैबिट फॉर कोमल। नंबर 2, माई ग्रैंडफादर, दादाजी, यूज टू वर्क एवरी मॉर्निंग। मेरे दादाजी प्रत्येक सुबह काम किया करते थे। दिस इज द ऑल्सो पास्ट हैबिट फॉर माई ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर। तो यहां देख रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 इन दोनों में यूज टू के बदले वुड का प्रयोग बेहतर तरीके से किया जा सकता है, गलत नहीं होगा। इट मीन्स कि पहला में आपका जो दिया गया है कोमल यूज टू, तो कोमल यूज टू के बदले यहां पर हम कोमल वुड का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा में दिया गया है माई ग्रैंडफादर यूज टू, तो इस यूज टू के बदले
यहाँ भी हम चाहे तो वुड का प्रयोग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं जी, यूज ऑफ यूज्ड टू, तो यहाँ पर यूज टू लगाना बेहतर होगा ना कि वुड। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आए पास्ट हैबिट का या पास्ट सिचुएशन का, तो आपके पास एक ही ऑप्शन वहां पर होगा। अगर वुड है तो यूज टू नहीं है, हाँ दूसरा ऑप्शन आपको रह सकता है साथ में, जिसमें माने 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में होते हैं, तो ऑप्शन वुड दे दिया कहीं पर तो आपको यूज टू नहीं देगा, कुछ और ऑप्शन होंगे। और अगर यूज टू दिया है तो जाहिर सी बात है कि वुड नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शन कोई और होंगे। यानी एनी हाउ आपको 2 में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, बाकी 3 अलग अलग ऑप्शन को दिया जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन यहां पर हम निगेटिव बनाने की बात करते हैं, तो निगेटिव में डिड का प्रयोग या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, ये हमें सीखना है। जैसा कि आपको अभी तुरंत बताया रूल नंबर फर्स्ट में, कि रूल फर्स्ट में क्या बताया गया है कि यूज्ड को ही बनाते हैं मेन वर्ब और उसी को बनाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहां पर ऐसा इसलिए हुआ, ये समझ लीजिए जरा इस टॉप कॉर्नर में, इस टॉप कॉर्नर में समझ लीजिए कि यूज्ड का प्रयोग 2 अलग अलग तरीकों से किया जाता है। पहला जो आपका हो गया मेन वर्ब के रूप में, और दूसरा जो हो गया जिसे हम बोलते हैं क्या, मार्जिनल वर्ब के रूप में। ओके, इन दोनों तरीके से हम कैसे करें अगर प्रयोग, तो यूज्ड के लिए यूज्ड ही लगता है, साथ में लगाया जाता है टू। अब ये यूज्ड जो है आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो या सपोज दैट नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, ये तीनों कंडीशन में केवल यूज टू का ही प्रयोग किया जाता है, डिड का नहीं। डिड का इसलिए नहीं क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन आपको क्या है, मार्जिनल या मेन है। तो अगर आप यूज का प्रयोग मेन वर्ब करते हैं तो भी यूज्ड, मार्जिनल करते हैं तो भी यूज्ड, क्योंकि मार्जिनल भी एक तरह से सहायक क्रिया का रूप ही काम करता है। इसी कारण इसमें हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। आपका बेहतर ऑप्शन क्या रहेगा कि केवल यूज्ड को अगर सब्जेक्ट के बाद है तो हो गया क्या, अफर्मेटिव, नॉट लग गया तो निगेटिव, और अगर यूज को सबसे आगे कर दिए मतलब सब्जेक्ट के ठीक पहले, तो क्या बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। तो इस बॉक्स में जिसको मैंने घेरा राइट टॉप कॉर्नर पे, तो ये राइट टॉप कॉर्नर पे जो दिया गया बॉक्स है, इसकी सहायता समझ सकते हैं कि यूज्ड में डिड का प्रयोग नहीं करना होता है। ओके, अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक नंबर 2 और 3 की ओर। चलिए थोड़ा सा बैक पेज की ओर ले चलते हैं आपको, कि जो बच्चे थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं, क्योंकि आप लोगों को लेट करने का आदत हो चुका है। ये मैंने पिछले 8-10 लेक्चर में ऐसा फील किया है कि कुछ बच्चे क्लास शुरू होने के बाद, जैसे होता है ना ऑफलाइन क्लासेस में, मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन सर करते रहते हो ना, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी कुछ बच्चों का आदत लग चुका है कि क्लास शुरू होने के कोई 5 मिनट बाद, कोई 7 मिनट बाद, कोई 10 मिनट बाद भी आते हैं। तो चलिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, आप तो सुनने वाले हो नहीं। चलिए मैं ही बताता हूँ कि आपको कि आज क्या करना है। जो ध्यान दें, यहाँ पर आपको हेडिंग दिया गया था मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहला टॉपिक क्या आपका होगा जी, यूज टू, खत्म हो गया। अब बचा एक नीड और एक बचा डेयर। तो नीड और डेयर ये दोनों का यूज सेम टू सेम एक जैसा है, इसी कारण मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा ताकि आपको एक समय बचे। कम से कम एक क्लास का जो लेक्चर है आपका बचेगा, ताकि आप उस टाइम में कुछ एक्स्ट्रा चीज और विषय या इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात रहा हिंदी का, तो मैं यहीं पर हिंदी शो कर देता हूं, जरा ध्यान देंगे। नीड, नीड का मतलब होता है जरूरत। क्या हो गया आपका, जरूरत, या कह सकते हैं आवश्यकता। जरूरत या आवश्यकता। डेयर का हिंदी देख ले, डेयर का हिंदी होता है हिम्मत, या कह सकते हैं साहस। अक्सर सुनते हो फिल्मों में, हाउ डेयर यू टू टच मी, ये शब्द हीरोइन, फिल्म में आने वाले विलन से अक्सर बोला करते हैं या बोलती है। तो ये आप सुने होंगे, लेकिन आपको इसको शायद हिंदी नहीं पता होगा, कुछ को पता भी होगा, तो चलिए अच्छी बात है। तो आपको इस टॉपिक में 2 चीज, नीड, नीड का हिंदी होता है जरूरत पड़ना या आवश्यकता होना। डेयर जिसका हिम्मत करना या साहस करना। ये 2 चीज जो है आपको एक ही साथ पढ़ाना है।
बिकॉज कि दोनों का जो रूल्स है वो सेम टू सेम है एक्सेप्ट हिंदी मीनिंग, सिर्फ हिंदी मीनिंग अलग अलग है, बाकी रूल्स सब दोनों का सेम है, इसलिए मैं दोनों को साथ पढ़ाऊंगा। तो ये है आज का टॉपिक नंबर 2। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं हम टॉपिक नंबर 2 की ओर, जिसका हेडिंग क्या दिया गया जी? यह हेडिंग दिया गया है यूज ऑफ नीड एंड डेयर। ठीक है, नीड एंड डेयर जो कि आपका लास्ट है। चलिए मैं फिर भी एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। नीड का आपका हो गया जरूरत और डेयर का हो गया हिम्मत या साहस। ओके, स्ट्रक्चर दोनों को दो अलग तरह से शो कर दिया हूं जो आपको आसानी होगा। नीड का करते हैं स्ट्रक्चर पहले, तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नीड। ध्यान देंगे इस स्ट्रक्चर को, इस पैटर्न को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पॉइंट पर ध्यान से सुनेंगे, जो मैं यहाँ लिख रहा हूं उसको भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये दोनों का सेम टॉपिक है, मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूं, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग लिख दिया हूं स्ट्रक्चर के साथ। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हो गया जी कि पहले सब्जेक्ट फिर नीड। ये क्या आपको दिख रहा है तिरछा लाइन स्लैश या ऑब्लिक, मतलब या होता है या। नीडेड देख रहे हैं ध्यान से, NEED जिस तरह से लगता है ना यूज में ED, तो क्या बनता है यूज्ड, उसी तरह से नीड में लग गया ED, तो क्या बन गया नीडेड। और लास्ट में क्या देख रहे हैं नीड्स, यानी यहां पर 3 अलग अलग मीनिंग दिया गया है और लास्ट में क्या दिया गया आपका कोई नाउन रहेगा। ठीक है, जबकि डेयर की बात करते हैं तो जरा डेयर का देख ले स्ट्रक्चर कि पहले सब्जेक्ट फिर डेयर फिर डेयर्ड, यानी ED लग गया, और क्या है डेयर्स, उसके बाद 2 + V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यानी दोनों के स्ट्रक्चर में अलग अलग शब्दों का और लास्ट के पैटर्न में कुछ अलग एग्जाम्पल आएंगे, क्योंकि नीड वाले में लास्ट में लग रहा है आपका नाउन, जबकि डेयर वाले में लास्ट में क्या लग रहा है 2 + V1 + ऑब्जेक्ट, यानी इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे? तो जरा रूल्स को देखा जाए तो ये ऐसे लिखने पे आपको समझ में नहीं आएगा तब तक जब तक कि मैं आपको नीड और डेयर का एक ट्रिक नहीं बताऊंगा तब तक। लेकिन पहले आप लॉन्ग मेथड समझे, लॉन्ग मेथड को देखें, उसके रूल्स को, उसके स्ट्रक्चर्स को और उसके एग्जाम्पल को, तब जाके मैं आपको एक बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक ऑफ नीड एंड डेयर। चलिए आगे रूल नंबर फर्स्ट में नीड या डेयर साथ ले चल रहे हैं क्योंकि बोथ रूल्स आर सेम। नीड एंड डेयर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, के रूप में, किस रूप में? अफर्मेटिव। ध्यान देंगे यहां थोड़ा सा माई मिस्टेक, यहां पर आपका जो है आई होगा जी, इसको आई कर लेंगे, ई को काट के AFFIR। ओके, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस तरह से यूज टू का प्रयोग 3 अलग अलग सेंटेंस में करते हैं, ठीक उसी तरह से नीड का प्रयोग 3 अलग तरीके से और डेयर का प्रयोग भी 3 अलग सेंटेंस में कर सकते हैं, जो कहलाता है आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। It means we can say that dare and need is also used in the form of affirmative, negative and interrogative sentences. कैसे? एग्जाम्पल देखा जाए, यहां देखें, यहां पर 3 अलग अलग एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसके पहले आप और में जो दिया गया है उस पर जरा विचार कर लें। यह भी आपको शो करता है, एक छोटा सा पॉइंट है जो नीड और डेयर को ही शो करता है। तो जरा पढ़ा जाए इसको। नीड एंड डेयर इज यूज्ड एज ए लेक्सिकल वर्ब इन एनी सेंटेंस। जिस तरह से लेक्सिकल, याद आया कुछ? लेक्सिकल के बारे में जानकारी लेना है बच्चों, तो ये टॉपिक मैं क्लियरली अच्छे तरीके से इन डिटेल्स में आपको पढ़ा चुका हूं। तो चाहें तो आप मॉडल वर्ब के लेक्चर नंबर 2, ओके, मॉडल वर्ब के लेक्चर नंबर 2 से आप चाहें तो इस टॉपिक की जानकारी और अच्छे तरह से ले सकते हैं। तो जिन बच्चों का छूट चुका है मॉडल का लेक्चर नंबर 2, वो फिर से हमारे चैनल पर जाएं, सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर, और वहां से आप क्या करें कि मॉडल वर्ब का जो लेक्चर नंबर 2 है उसे फिर से पढ़ें। अब इसमें करना क्या है कि लेक्सिकल में बताया गया था कि 5 फॉर्म होते हैं वर्ब का, उसी फॉर्म की सहायता से चाहे तो हम यहां पर भी नीड और डेयर को आसानी से सीख सकते हैं। ये अब क्या लॉन्ग मेथड ही चल रहा है,
अभी शॉर्ट के लिए थोड़ा वेट कीजिए, ओके, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट ध्यान देंगे इधर, यहाँ ध्यान दें कि ऊपर भी दिया गया 3 एग्जाम्पल और नीचे दिया गया 3 एग्जाम्पल। तो ये जो 3 एग्जाम्पल है और जो नीचे दिया गया 3 एग्जाम्पल है वो दोनों अलग अलग है। ये आपका हो गया नीड का, और ये जो आपका नीचे है वो किसका है, डेयर का। अलग अलग मैं शो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके, ओके। यहां देखें, नीड का 3 एग्जाम्पल आप ऊपर देख रहे हैं और डेयर का 3 एग्जाम्पल आप नीचे देख रहे हैं अपना स्क्रीन पे। ध्यान से अपना स्क्रीन पर देखें कि ऊपर का 3 एग्जाम्पल नीड को शो करता है और नीचे का 3 एग्जाम्पल आपको डेयर को शो करता है। लेकिन ऊपर का 3 एग्जाम्पल 3 अलग अलग सेंटेंस है और ठीक उसी तरह से नीचे का 3 एग्जाम्पल 3 अलग अलग सेंटेंस है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऊपर में 3 एग्जाम्पल, नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव और नंबर 3 इंट्रोगेटिव। सेम टू सेम इन द सेकेंड ऑप्शन वी ऑल्सो राइट एज अफर्मेटिव, इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, बट बोथ आर डिफरेंट। अप्स आर सो इनटू नीड और नीचे क्या जी, डेयर। चलिए पहले बात करते हैं नीड का। चलिए यहां से हम हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है, तो नीड का एग्जाम्पल। किस फॉर्म में, यहां देखिए पहला हो गया आपका अफर्मेटिव फॉर्म, जिसे मैं रेड सर्कल में बंद कर दिया हूं, रेड सर्कल में, ओके। अफर्मेटिव, ही नीड्स माई हेल्प। अब बताइए यहाँ का पर नीड में मैं यूज पढ़ा रहा हूं नीड, NEED, ओके, केवल डी। लेकिन एग्जाम्पल में मैंने यहां पर क्या लिखा जी, नीड्स। तो ऐसा पता क्यों हुआ, ये आपको टेंस के ऊपर चला गया, क्योंकि अभी मैं ऊपर देखिए लिखा हुआ क्या जी कि लेक्सिकल वर्ब के रूप में काम करता है, और लेक्सिकल में मैं पढ़ा चुका हूं कि वो कैसे कैसे लेक्सिकल बनता है। जिस तरह से अगर हम करते हैं बह जाता है तो ही गो या ही गोज, तो आपके मुंह से तुरंत निकलेगा नहीं सर ही गोज, बिकॉज आई हैव टाउट यू इन द प्रीवियस चैप्टर टेंस एंड टाइम एंड टेंस। उसी बेसिस से, उसी रूल से यहां पर भी ही के साथ क्या लगा, नीड्स। अगर यहां पर रहता क्वेश्चन में सपोज दैट यू, ओके, ही के बदले में क्या लिखता, यू, तो नीड्स नहीं होता बल्कि नीड ही होता। तो कैसे, जरा समझ लीजिए टेंस के अकॉर्डिंग। यहां देखिए मैं एक लाइन खींच रहा हूं, लाइन के राइट साइड समझेंगे। टेंस के अनुसार अगर हम देखें, चलिए मैं टेंस के अनुसार समझाना चाहता हूं। तो टेंस के अनुसार हम लेते हैं 2 अलग अलग सेंटेंस। अगर लेते हैं ही और चलिए भाई यूज करते हैं गो का, तो ही के साथ अगर लिख दिए गो, क्या सही है, नहीं सही है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ टेंस या क्या करना पड़ेगा, गोज। और अगर सेंटेंस में लेते हैं यू मतलब बह जाता है तो केवल गो करना पड़ेगा, बिकॉज कि ये आपका आ गया क्या, V5, तो नीचे क्या आ गया आपका V1। इसी के जैसा अगर हम यूज करते हैं मार्जिनल में, मार्जिनल यूज करना पड़ता है किसको, या तो डेयर को चाहे नीड को। तो ही के साथ अगर लगाना होगा तो ही के साथ नीड लगाना क्या, नीड्स लगेगा, और अगर लगाना है डेयर तो क्या लग जाएगा, डेयर्स। यानी ये बन जाएगा दोनों किस रूप में, ये दोनों बन जाएगा आपका V5 के रूप में। यही चीज लगाना है आपको यू के साथ, तो यू के साथ जब लगेगा तो केवल नीड लगेगा, इसमें एस नहीं लगेगा। और उसी तरह से लगाना है डेयर तो केवल डेयर लगेगा, डेयर्स नहीं लगेगा। आया कुछ समझ में? इस पैटर्न को ध्यान से देखें आप, जिसे मैंने राइट टॉप कॉर्नर पे लाल रंग से एक बॉक्स में बंद किया हूं। इसे देखें कि किस तरह से टेंस के अनुसार और मॉडल के अनुसार दोनों का प्रयोग में अंतर आ जाता है। तो अंतर कुछ नहीं है, अंतर बस समझ का है कि एक मॉडल वर्ब है जो मार्जिनल में यूज किया जा रहा है, और एक आपका टेंस है जो सहायक क्रिया में यूज किया जा रहा है। बाकी रूल्स आपका सेम है, क्योंकि टेंस में पढ़ाया गया था आपको कि ही के साथ हमेशा V5। तो देखो तो ही के साथ जिस तरह से लगा गोज, उसी तरह से ही के साथ नीड्स या डेयर्स भी लग सकता है। अगर सेंटेंस रहता है यू, बी, आई या कोई प्लूरल, तो क्या लिखते हैं, गो, किस रूप में, V1 के रूप में। तो उसी तरह से अगर यू के साथ हमको यूज करना है नीड या डेयर, तो उसमें क्या लगेगा, नीड या डेयर, V1 के रूप में। अब तो क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, दूसरा हम कह रहा है कि ही डज नॉट नीड माई हेल्प, यानी उसे मेरी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, या उसे मेरी मदद की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कौन सा सेंटेंस हो गया जी, ये आपका हो गया निगेटिव। क्यों, क्योंकि नॉट लगा हुआ है।
लेकिन देखिए इसमें डज लगा के मैंने नोट लगाया ना, डज लगा के, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया नीड्स है वो किस रूप में है? V5। और मैं पढ़ा चुका था कि V5 में क्या निकलता है बाहर? डज। तो क्या कर दिया इसको? डज। यानी यहाँ पर ही नीड्स नॉट, ओके, ही नीड्स नॉट गलत होगा। तो नीड्स को क्या कर दिया? पलट दिया डज में। तो क्या हो गया? ही डज नॉट नीड माई हेल्प। ये बन गया किसके अनुसार? टेंस के आधार पर। उसी तरह से तीसरा देखें एग्जाम्पल जो इंट्रोगेटिव का है, तो क्या किए कि सहायक क्रिया कर दिए बाहर, किस रूप में? डज के रूप में। और यहाँ क्या कर दिए? ही को अंदर। तो क्या हो गया? डज ही नीड माई हेल्प। क्या उसे मेरी आवश्यकता की जरूरत पड़ती है या सहायता की जरूरत पड़ती है? लास्ट में क्या लगा? क्वेश्चन मार्क। दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आ रहा समझ ना? तो ये है हमारा टेंस का पैटर्न जो काम करता है किस रूप में? मार्जिनल में नीड और डेयर के लिए। तो जिन बच्चों ने टेंस को क्लास किया होगा मेरे साथ, जिसे पढ़ा होगा, उसे बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसी कारण बच्चों मैं बार बार ये टेंस में बोलता था कि आप टेंस के पैटर्न को, टेंस के स्ट्रक्चर्स को, उसके सारे रूल्स को बेहतर तरीके से सुने और समझे, देखें। क्यों? इसी कारण, क्योंकि बिना टेंस के आपके 11th या 12th ये दोनों साल का जो सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर में, बिना टेंस के आपको कोई उपाय नहीं है। आपने खुद देखा प्रीवियस चैप्टर में कि वॉइस, तो वॉइस का आधा जो पार्ट है, आधा से ज़्यादा पार्ट है वो टेंस पे आधारित है। अगर आप टेंस नहीं याद करोगे आप वहाँ फंसोगे वॉइस में। और ये आपका चल रहा है क्या? मॉडल वर्ब। तो मॉडल का जो लास्ट क्लास आज होने वाला है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा ये टॉपिक को, तो आपको हमेशा पछताना पड़ेगा। क्योंकि हम चाहें तो दोबारा मेरे इस वीडियो से घर पे पढ़ सकते हैं, लेकिन एक होता है कि लाइव क्लासेस में सर के सामने समझना, जो प्रॉब्लम है पूछना, वो आपको बाद में नहीं हो पाता है। तो इसी कारण मैं हमेशा टेंस और टाइम एंड डेज पे ज़्यादा फोर्स करता हूं बच्चों को कि वो बेहतर तरीके से सीखे समझे, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में परेशानी ना हो। लेकिन चलिए कुछ परेशानी है उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, उसे समझिए। यहाँ देखें, यहाँ जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है नीचे में, ये दिया गया किसका जी? डेयर का। तो चलिए यहाँ पर हम हेडिंग बना देते हैं डेयर। मैं पहले बता दिया कि नीड और डेयर का दोनों का सेम रूल है, सिर्फ हिंदी अलग अलग होता है। इसका भी 3 पैटर्न, पहला अफर्मेटिव है, दूसरा निगेटिव है और तीसरा क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो देखिए क्या होगा जी, पहला में ही लिए हैं, अगर ही है तो क्या लग गया? डेयर्स। जैसा पहला लगा था नीड्स, उसी तरह से क्या लग गया? डेयर्स। तो क्या हो गया? ही डेयर्स टू गो देयर। उसे वहां जाने की हिम्मत है या उसे वहां जाने की साहस है। अफर्मेटिव फॉर्म। नेगेटिव में आ जाइए तो क्या हो गया? ये जो डेयर्स में एस लगा था V5, उसे हटा के यहाँ क्या कर दिए हम? डज। तो क्या हो गया? ही डज नॉट डेयर। एस हटा क्या लगा यहाँ पर? डज। तो बचा क्या? डेयर। तो डेयर कहाँ चल गया? पीछे। तो क्या हो गया? ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, यानी वहाँ, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता या जरूरत, सॉरी आवश्यकता नहीं, वो तो नीड का होता है, उसे वहाँ जाने का हिम्मत या साहस नहीं है। नंबर तीसरा, डज को मान लिया हम क्या? मेन ऑक्सिलरी वर्ब कर दिए कहाँ? आगे। तो ही कहाँ चला है जी? आपका पीछे। तो क्या बन गया? डज ही डेयर टू गो देयर, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या बन गया? क्या उसे वहां जाने का हिम्मत है या साहस है? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नीड और डेयर को टेंस के अकॉर्डिंग ही सेट किया गया है और उसी का रिकॉर्डिंग बनाया गया है। तो आसान है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा लास्ट में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप रूल्स देखें और समझें। इन दोनों रूल्स में अगर मैं यहाँ पर सपोज दैट ही के बदले, ठीक है, ऊपर का 3 एग्जाम्पल और नीचे का 3 एग्जाम्पल है, इन दोनों में दिया गया सब्जेक्ट क्या है जी? सिंगुलर है, तो आपको डज का प्रयोग किया गया। अगर मैं यहाँ पर करता यू, ऊपर के 3 एग्जाम्पल में भी यू और नीचे के 3 एग्जाम्पल में यू, तो क्या अंतर आता? अंतर कुछ नहीं आता, वो भी आपको टेंस के अनुसार ही बनता, अगर टेंस का बेसिक आपको कंप्लीट है तो पहला एग्जाम्पल में क्या करते हैं? दोनों का पहला अफर्मेटिव में क्या करते हैं जी? यू नीड या यू डेयर, एस नहीं लगता। तो सेकंड एग्जाम्पल निगेटिव है, उसमें क्या करते हैं? डू नॉट करते, तो नीचे भी डू नॉट करते। और जब बनाते हैं इंट्रोगेटिव तो डज के जगह पर कौन बाहर आता? डू बाहर आता। तो जो रूल टेंस का है वही रूल यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ये था नीड और डेयर का प्रयोग।
लेकिन ये है आपका लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड समझना है तो आप चलिए अगले पेज की ओर कि क्या इसमें शॉर्ट मेथड हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो जरा समझे। यहां दिया गया आपको शॉर्ट मेथड का ट्रिक्स। इस ट्रिक से चाहे तो आप बेहतर तरीके से नीड और डेयर का प्रयोग समझ सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि आपको दो अलग अलग बॉक्स से समझाया जा रहा है। तो ऊपर का बॉक्स ये ऑलरेडी मैं आपको मॉडल वर्ब का लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पर जरूरत पड़ी इसलिए मैंने इस बॉक्स को फिर से यहां पर लाया। और नीचे देख रहे हैं ये मुख्य रूप से आपका नीड का बॉक्स है, ठीक है। डेयर का बाकी है, मैं बताता हूं, पहले यहाँ पर देखें आप नीड का, लेकिन उससे पहले आप देखें ऊपर वाले बॉक्स को। ये जो ट्रिक है वो शो करता है किसको जी, लेक्सिकल को। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे हेडिंग में एक लेक्सिकल वर्ब। मैं पढ़ाया था कि लेक्सिकल में 5 फॉर्म अलग अलग होते हैं जिसको हम V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल गो, बेंट, गॉन, गोइंग, गोज। all five forms of the main verb is known as lexical verb। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि किसी भी verb का कोई भी रूप 1, 2, 3, 4 या 5 लेक्सिकल कहलाता है। उसी के माध्यम से आपको यहाँ पर नीड और डेयर समझना होता है, जो मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ चलते हैं एक शॉर्ट ट्रिक नीड की ओर। यहाँ पर आपका हेडिंग क्या हो गया, इस बॉक्स में देख रहे हैं जिसे मैं रेड कलर के एक सर्कल में बंद कर दिया हूं। नीड को 3 अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। वो कौन सा, यहां देखें, एक हो गया V1, दूसरा V2 और तीसरा V5। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसका V3 कहां गया, इसका V4 कहां गया। तो नीड और डेयर दोनों का रूल सेम चलता है, इसलिए मैं दोनों को साथ में ही बताता हूं कि नीड और डेयर का V3 और V4 फॉर्म नहीं बनता है। तो इन तीनों का प्रयोग केवल V1, V2 और V5 में किया जाता है, ना कि V3 में और V4 में। तो चलो देखिए यहाँ पर नीड का पहला जो हो गया नीड, ओके, डायरेक्टली नीड, जो कि तुम्हारा आपका क्या है जी, V1 है। दूसरा क्या हो गया, नीडेड। अब देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, ed फॉर लगा हुआ है, तो क्या बन गया आपका V2। तीसरा क्या है, नीड्स, जो क्या कहलाता है V5। तो ये आपका अफर्मेटिव फॉर्म हो गया, नीड, नीडेड या नीड्स। इसी का जब बनाना हो निगेटिव या इंट्रोगेटिव, तो नीड के लिए डायरेक्टली नीड का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ना के बराबर रहता है, बहुत कम। क्योंकि मैं क्या बता दूं आपको कि नीड और डेयर मुख्य रूप से निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सहायक क्रिया आप वहाँ पर टेंस के अनुसार निकालेंगे, केवल टेंस के अनुसार, यानी डू और डज की सहायता से या फिर डिड की सहायता से। लेकिन अगर बात करते हैं हम इसका अफर्मेटिव फॉर्म का, तो अफर्मेटिव में वो सेम टू सेम चलता है। यहाँ देखें नीडेड आपका V2 है। अगर हमको बनाना निगेटिव या इंट्रोगेटिव, तो किसको हेल्प लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा हेल्प नीड का, क्योंकि ये क्या है जी आपका V2। और मैं टेंस से पढ़ा चुका था कि देखिए, तो अगर आपका है बेंट है, देखिए ऊपर लेक्सिकल में बेंट में निकालेंगे सहायक क्रिया, तो क्या निकलेगा, डीड, और प्लस क्या आएगा जी आपका, गो आएगा। वही फॉर्म मैंने यहाँ कर दिया कि डीड प्लस नीड, क्योंकि नीड क्या होता है आपका V1 होता है। फिर देखिए नीड्स V5 है, तो क्या निकाल देगा, डज प्लस नीड। जैसे आप यहाँ देखें गोज को, देखिए ऊपर एग्जाम्पल में कि गोज से निकालना है हमको सहायक क्रिया, तो क्या करेंगे कि पहले डज, अब प्लस क्या आ जाएगा साथ में V1। वही बात यहाँ मैंने कर दिया नीड के साथ। तो नीड का प्रयोग प्रेजेंट में यूज करना है तो सिंगुलर में नीड्स और प्लूरल में नीड, और पास्ट में यूज करना है तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, केवल नीडेड। याद रहेगा ना, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि नीड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करना है तो सिंगुलर के लिए नीड्स NEEDS, और प्रेजेंट में प्लूरल के लिए नीड। और अगर पास्ट टेंस में यूज करना है तो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, सिंगुलर या प्लूरल, केवल नीडेड NEEDED। तो ये था आपका शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ नीड। अब बचा आपका टॉपिक एक डेयर, कि डेयर को कैसे समझना हमको शॉर्ट तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं डेयर की ओर। यहाँ देखें डेयर में मैंने पढ़ाया अभी क्या कि नीड और डेयर का दोनों चलता है सेम रूल, यहाँ भी आपको सेम चलना है जी।
डेयर का प्रयोग भी 3 अलग तरीके से, एक V1 रूप में, एक V2 ग्रुप में, एक V5 के रूप में। जैसा नीड का वैसा डेयर का, सिर्फ हिंदी अलग। ये डेयर हो गया V1, तो इसके लिए डेयर का प्रयोग करेंगे सेम टू सेम। डेयर्ड ये क्या हो गया जी V2, तो इसके लिए डिड प्लस V1। और लास्ट में क्या है डेयर्स V5, तो क्या आ गया डज प्लस डेयर। यानी नीड और डेयर दोनों का प्रयोग सेम चलता है। चलिए जरा बॉक्स में इधर समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं कि दो अलग अलग टेंस में कैसे होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ टेंस का। तो टेंस को यहाँ पर बांटते हैं कितने, 2 अलग अलग पार्ट में। पहला पार्ट आपका हो गया प्रेजेंट और दूसरा पार्ट क्या हो गया जी आपका पास्ट। तो प्रेजेंट में 2 फॉर्म आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका सिंगुलर, एक आ जाएगा प्लूरल। जबकि चलिए इसको मैं 2 पार्ट में बांटता हूँ, पास्ट को भी यहाँ पर बीच में नहीं है। एक हो गया सिंगुलर, एक हो गया प्लूरल। अगर सिंगुलर की बात करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है, डेयर के लिए सिंगुलर प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आपका लग जाएगा क्या डेयर्स। और जब प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल में क्या लगेगा आपका केवल डेयर। और उसी तरह से अगर बात करते हैं हम किसका पास्ट टेंस में, तो पास्ट में तो आपका सिंगुलर हो तो भी क्या लगेगा डेयर्ड, और अगर प्लूरल हो तो भी क्या लगेगा डेयर्ड। और चाहें तो हम इसके जगह पर यूज करना नीड का, तो नीड का भी सेम यही रूल अप्लाई होगा जी। यहाँ नीड्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा नीड। अगर यहाँ करते हैं हम नीडेड, तो इस साइड आपका क्या लगेगा नीडेड। अब तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि कैसे आपको अप्लाई करना होता है। तो ये ऊपर बॉक्स में लिखा राइट टॉप कॉर्नर पे, इसके माध्यम से चाहें तो आप टेंस के नियम के अनुसार नीड और डेयर का प्रयोग समझ सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से फिर से, हेडिंग क्या दिया गया यहाँ पर टेंस। टेंस में 2 पार्ट प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर में ध्यान दें कभी नहीं बनता है, नीड और डेयर का प्रयोग फ्यूचर में कभी नहीं होता है, केवल 2 टेंस में प्रेजेंट और पास्ट। तो प्रेजेंट में सिंगुलर होगा तो डेयर्स लगेगा और नीड्स लगेगा। प्रेजेंट में प्लूरल होगा तो डेयर चाहे नीड लगेगा। और पास्ट की बात करते हैं तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डेयर्ड दोनों साइड में, सिंगुलर प्लूरल के लिए, और नीडेड सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए। तो ये था आपका शॉर्ट ट्रिक ऑफ नीड और डेयर। अब यहां पर देखें नोट में लिखा गया है कि नीड एंड डेयर इज यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट और पास्ट टेंस। नीड और डेयर का प्रयोग मुख्य रूप से और केवल पास्ट या प्रेजेंट में होता है, फ्यूचर में नहीं। कैसे, जरा एग्जांपल देख लें। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट इस तरह से कि आई, चलिए यहां पर हम बनाते हैं नीड का नियम। तो आई नीडेड, कौन सा टेंस चल गया जी, ये चल गया आपका पास्ट में, क्योंकि यहां पर किस रूप में आ गया V2 में। आई नीडेड योर बुक, क्या होगा कि मुझे तुम्हारी किताब की आवश्यकता थी या जरूरत थी। उसी तरह से अगर हम इसको पढ़ते हैं डेयर वाले सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा आई डेयर्ड, ठीक है, आई डेयर्ड टू गो देयर, यानी मुझे वहां जाने की हिम्मत थी या साहस थी। तो यहां देख रहे हैं कि यहां भी आपका डेयर्ड जो है किस टेंस में है V2 में, यानी V2 होने की वजह से क्या चला गया है, ये चला गया आपको पास्ट में। चलिए यहां पर मैं लेता हूं प्रेजेंट का भी। सपोज दैट यहां पर हम करते हैं B, तो B करेंगे तो केवल नीड होगा, इसमें एस नहीं लगेगा। जैसा कि मैंने आपको शो किया हुई ऊपर टॉप कॉर्नर पे कि बी नीड योर हेल्प कर दीजिए, और इधर कर दीजिए कि बी डेयर, इसमें एस नहीं लगेगा जी क्योंकि प्रेजेंट है लेकिन प्लूरल है। बी डेयर टू प्ले। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आपका टॉपिक में कौन सा टॉपिक कैसे करना है जो आपको क्लियर यहाँ पर बता दिया गया। तो ये था बच्चों आज का आपका नीड और डेयर का रूल्स विथ योर लॉन्ग मेथड एग्जांपल्स एंड स्पेशली फॉर योर शॉर्ट ट्रिक्स। तो नीड डेयर को समझने के लिए आप यहाँ पर जो ऊपर दिया गया बॉक्स ध्यान से रेड कलर पे टॉप कॉर्नर पे जो मैंने लिखा रेड कलर से, इसे भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिसे मैं यहाँ पर स्टार के रूप में शो कर रहा हूँ, ठीक ना, डबल स्टार में मार दिया हूँ।
इसे चाहें तो समझ सकते हैं कि नीड अ डेयर का प्रयोग कैसे करना है अकॉर्डिंग टू टेंस। ये था आपका नीड अ डेयर का प्रयोग। तो इस तरह से बच्चों आज का लेक्चर हो गया आपका ये फिनिश। लेकिन उससे पहले मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं, क्लास छोड़ने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो टॉपिक आपका है मॉडल वर्ब, ये नीड डेयर के साथ आज हो गया फिनिश। यानी दिस टॉपिक इज फुल्ली फिनिश्ड विथ योर नीड और डेयर। और कहते हैं अंत भला तो सब भला, ये आपके लिए काफ़ी एप्लीकेबल होगा। कब? जब इस टॉपिक को आप समझ लेंगे बेहतर तरीके से तब। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। उसके बावजूद भी जिन बच्चों को अगर ऐसा लगे कि हाँ कोई दिक्कत है, तो वो मेरे टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से या यूट्यूब पे जो चैटिंग करते हैं उसके माध्यम से भी आप अपने प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हो, बशर्ते कि आप कांटेक्ट में रहें, अपने प्रॉब्लम को शेयर करें और प्रॉब्लम का क्लियरेंस भी पाएं। लेकिन क्या है सवाल कि अभी तक देखते हैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पर्सनली नाम नहीं लूंगा कि कौन सा स्टूडेंट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तो लगता है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बोला था स्पेशली गॉड गिफ्टेड है जिससे हर तरह का टॉपिक आता ही आता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली हमसे कांटेक्ट करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम कैसे बनेगा। कुछ लड़कियां कुछ लड़के भी ऐसे हैं जो हमेशा सवाल पूछते रहते हैं, सर ये कैसे बनेगा, मुझसे ये नहीं बन रहा है, इसको आंसर भेजिए। मैं रिप्लाई करता हूँ, जितना पॉसिबल होता है उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ बच्चों को तो कान पे जू तक नहीं रेंगता है, समझे, उसे सुनाई ही नहीं पड़ता है कि मैं क्या भूख रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, नथिंग। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहें तो आप अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे आप टीचर से, जब तक अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, तब तक आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं होगा। सो आई वांट टू से समथिंग यू, all students are same to me and all have some problems, so share your problem with me and find the get answer in within 24 hours। तो आप ऐसा कर सकते हैं बशर्ते कि आप टॉपिक्स पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, तो आपको लगेगा। लेकिन सवाल यह यहाँ पर ये उठता है कि आप अपना जब प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करोगे किताब से, जब मैं होमवर्क देता हूँ, कुछ टॉपिक देता हूँ, आप ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो तब तक आपका क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आप प्रॉब्लम को क्रिएट कीजिए और उस प्रॉब्लम को फिर हमसे शेयर कीजिए, आपको रिस्पांस मैं दूंगा, आपको जवाब दूंगा। खैर छोड़िए, ये सब बातें तो होती रहेगी क्योंकि स्टूडेंट में टीचर में अक्सर ये सब होते रहता है कि कौन सा स्टूडेंट बनाया कौन सा नहीं बनाया, चलते रहता है। तो चलिए, ये था आज का आपका टॉपिक मॉडल वर्ब, जो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अगले टॉपिक में ग्रामर का एक नया चैप्टर शुरू किया जाएगा, जो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको कल के लेक्चर में बताया जाएगा। अब आप गेस कीजिए, अनुमान लगाइए या थिंक कीजिए कि भाई कौन कौन सा चैप्टर ऐसा इंपॉर्टेंट है जो मुझे पढ़ना है। उस टॉपिक जानकारी मैं अगले लेक्चर में दूंगा, डायरेक्टली आपको पढ़ाना शुरू करूंगा एक नए टॉपिक के साथ जो ग्रामर का नया चैप्टर होगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर मॉडल वर्ब में क्या करना है जो समझ लीजिए। मॉडल वर्ब आपका चैप्टर हो गया फिनिश, एंड आई होप कि सभी बच्चे इस टॉपिक को घर पे आज क्लियर कर लेंगे, एक क्लास दो क्लास में, ताकि आपको यहाँ पर परेशानी ना हो। क्योंकि करंट समय में जो पढ़ते समय परेशानी दूर हो जाती है वो सबसे बेहतर होता है, बाद में ये परेशानी आपको और दिक्कत देगी। तो फिलहाल अभी चैप्टर आज समाप्त ही हुआ है, तो इसी के साथ आप इस चैप्टर को पढ़ें, ठीक है। बाकी आपका जो बचा वॉइस का टॉपिक जिसमें मैं बोल रहा टेस्ट के बारे में, तो आई होप आप बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। कुछ का रिस्पॉन्स आया कि सर कुछ बाकी रह गया टॉपिक, तो चलिए मैं एक दो दिन का समय और देता हूँ, आप तैयारी कर लें वॉइस को, फिर जल्द ही मैं उसको टेस्ट लूँगा। ऑनलाइन टेस्ट रहेगा पर लाइव क्लासेस में, जो वॉइस में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ऑडिटिव रहेंगे जो पूछा जाएगा, तो पैटर्न मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मॉडल वर्ब आपका हो गया फिनिश। तो चलिए बच्चों, अगर आज का वीडियो आज आपको पसंद पड़ा होगा तो हमारे इस वीडियो को जरा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।